लेट्स स्टार्ट। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बीजगणित पढ़ी, फिर त्रिकोणमिति, फिर पढ़ा हमने अवकलन, फिर समाकलन, फिर द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, फिर कुछ विशेष ग्राफ पढ़े जो अपने ज़्यादा यूज में आएंगे। ठीक है, अब इसी से आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हालांकि खत्म है। लघुगणित भी पढ़ा था तुमने, चैप्टर लगभग कंप्लीट है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल जो आगे के चैप्टर्स में यूज आएंगे, जो अवकलन और समाकलन पर आधारित है, उन्हीं के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सीखते हैं। जैसे मैंने आपको आज की क्लास में दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर्मूले देखो, मैंने आपको बताया था अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में मैंने आपको बताया था कहाँ कहाँ यूज लेते हैं, तो कुछ विशेष बताया था। पहला क्या बताया था, जैसे आपको वेग ज्ञात करना है, वेग, तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा, dx/dt, ये बताया था। यदि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, बताओ, वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग। या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वेग। दूसरा अनुप्रयोग ऐसे बताया था मैंने, त्वरण। तो त्वरण क्या बताया था, a = dv/dt, ऐसा भी बताया था। a = dv/dt, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो क्या बन जाएगा, बताओ, त्वरण। ये हमने पढ़ा था। तो इन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं को विपरीत भी पढ़ेंगे, उल्टा भी पढ़ेंगे समाकलन के रूप में। तो समाकलन के अनुप्रयोग, तो समाकलन के अनुप्रयोग देखेंगे आप। समाकलन में फॉर्मूले उल्टे हो जाते हैं। जैसे विस्थापन से वेग ज्ञात करना है तब तो क्या करेंगे, अवकलन, और वेग से विस्थापन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया है। तो विस्थापन ज्ञात करना है वेग से, तो क्या करेंगे, वेग का समाकलन करेंगे समय के साथ। ठीक है, ऐसे ही वेग से त्वरण ज्ञात करना है तो अवकलन, और त्वरण से वेग ज्ञात करना है तो समाकलन। वेग ज्ञात करना है किससे, बताओ, त्वरण से, तो क्या होगा, बताओ, समाकलन। ठीक है, तो इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे इनको यूज लेते हैं वो आपको समझना है। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, यदि किसी कण का विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन, ठीक है, x = t² - 2t + 10 से दिया जाता है। x यहाँ पे विस्थापन है और t क्या है, समय, से दिया जाता है, तो t = 5 सेकंड पर कण का विस्थापन, वेग व त्वरण ज्ञात कीजिए। विस्थापन, वेग और त्वरण ये ज्ञात कीजिए। अब कैसे अपन इनको सॉल्व करते हैं देखिए। ठीक है, तो देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। आपको दिया है विस्थापन कितना है, t² - 2t + 10। ये है आपके पास विस्थापन। अब आपको देखो क्या ज्ञात करना है, t = 5 सेकंड पर कण का विस्थापन। तो ये विस्थापन का फॉर्मूला दिया है, इसमें t बराबर क्या रखते हैं, 5 सेकंड। तो t = 5 पर, 5 सेकंड पर, तो विस्थापन कितना आ जाएगा, मतलब 5² - 2 × 5 + 10। तो विस्थापन कितना आ गया, 25 मीटर आया है। ये हो गया 5 × 10 -10 और +10 कैंसिल, तो 5² कितना होगा, 25। तो मतलब 5 सेकंड के बाद विस्थापन, 5 सेकंड के बाद जो कण है वो कितना विस्थापन तय कर चुका होगा,
25 मीटर का विस्थापन तय कर सकता होगा। ठीक है, फिर आगे अपन बात करें वेग की। वेग कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें तो विस्थापन का फॉर्मूला दिया, वेग कैसे ज्ञात करेंगे? तो वेग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा? विस्थापन से वेग ज्ञात करना है। विस्थापन से वेग तो क्या करेंगे? अवकलन। तो वेग के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v बराबर dx अपॉन dt। अब देखो v ऐसे रहेगा, d अपॉन dt ऐसे रहेगा, x का मान रख देंगे आप। x का मान क्या है बताओ? t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10, ये रख दी। अब ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे? t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 10 का अवकलन करना है। किसके सापेक्ष बताओ? t के साथ, है ना? तो अवकलन कैसे करते हैं? अवकलन आपको अच्छे से सिखाए मैंने लास्ट लेक्चर्स में। तो अवकलन कैसे करते हैं? हर पद का अलग अलग करेंगे। पहले अवकलन किसका करेंगे बताओ? t स्क्वायर का। फिर अवकलन किसका करेंगे बताओ? 2t का। तो 2 और t, 2 क्या है? नियत राशि और t चर राशि। तो नियत राशि को बाहर रख लेते हैं और अवकलन केवल किसका किया जाता है? चर राशि, t का अवकलन। समझ गए? 2t में से 2 नियत राशि है, 2 को बाहर रखेंगे और t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। d/dt क्या कहता है कि t स्क्वायर का अवकलन करो t के सापेक्ष, t का अवकलन करो t के सापेक्ष, प्लस यहाँ पे अवकलन करेंगे किसका बताओ? 10 का। यहाँ कोई साथ में चर राशि नहीं है, ये केवल एक नियत है, तो इसका अवकलन करेंगे। बताओ t स्क्वायर का t के सापेक्ष अवकलन। तो आपने पढ़ा है x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ा। तो क्या पढ़ा था? n x की घात n माइनस, ये पढ़ा। अब देखो t की घात 2 का करना है, t की घात 2 का t के सापेक्ष अवकलन। तो क्या हो जाएगा? 2t की घात 2 माइनस 1। तो कितना हो जाएगा बताओ? 2t, है ना? तो इसका अवकलन किया t स्क्वायर का t के सापेक्ष, तो कितना हो गया? 2t माइनस ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, t का t के सापेक्ष अवकलन। तो ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने, x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1, तो t का t के सापेक्ष अवकलन कितना हो जाएगा? 1। 10 क्या है? नियत राशि, स्वतंत्र है, अकेली है, तो नियत राशि का अवकलन कितना होता है? 0। तो वेग कितना आ गया बताओ? 2t माइनस 2। समीकरण नंबर, ये आपके पास वेग का फॉर्मूला है और आपको वेग ज्ञात करना है कब? t बराबर 5 सेकंड पर। वेग कब ज्ञात करना है? t बराबर 5 सेकंड पर। तो इसमें t की जगह 5 सेकंड लिख देंगे आप, t बराबर 5 सेकंड पर। तो 5 सेकंड पे वेग कितना आ जाएगा? 2 गुणा 5 माइनस 2, तो कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड। वेग का मतलब क्या होता है? मीटर पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड के बाद जब कण अपनी गति प्रारंभ करेगा तो उसके 5 सेकंड के बाद कण का वेग कितना हो जाएगा बताओ? 8 मीटर पर सेकंड। तो हो जाएगा, ठीक है? ऐसे अपन वेग ज्ञात कर सकते हैं। फिर त्वरण ज्ञात करें। त्वरण, तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? तो त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे? त्वरण ज्ञात करना, त्वरण का फॉर्मूला क्या है बताओ? त्वरण का फॉर्मूला क्या है? त्वरण a बराबर dv अपॉन, तो तीसरा लेते हैं अपन त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास a बराबर dv अपॉन dt। हो गया? तो v का मान रखेंगे a बराबर d अपॉन dt और v का मान रखेंगे। v का मान कौन सा रखेंगे? ये नहीं रखेंगे। कौन सा रखेंगे? ये वाला, क्योंकि ये तो निश्चित समय पे आया है, ये वाला तो 5 सेकंड पर ही है। हर समय पे थोड़ी अलग अलग समय पे ज्ञात करना है। तो ये वाला ज्ञात रखेंगे यहाँ पे, v का मान 2t माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा? इसका अवकलन करना है t के सापेक्ष। कैसे अवकलन करेंगे? 2t का करना है, तो 2 तो नियत राशि है, 2 को रखेंगे बाहर और अवकलन किसका करेंगे बताओ? t का। ठीक, फिर माइनस का चिन्ह ऐसे, यहाँ पे ये नियत राशि लेकिन साथ में कोई चर राशि नहीं है, तो इसको सीधे ऐसे लिख देंगे 2 का अवकलन। अब बताओ a बराबर 2 तो ऐसे रहेगा, t का t के सापेक्ष अवकलन करें 1, स्वतंत्र नियत राशि इसका अवकलन 0, तो त्वरण कितना आ गया बताओ?
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आपसे बोले कि किस समय पे ज्ञात करना है, किस समय पे ज्ञात करना है? t बराबर 5 सेकेंड पर, ऐसे तो बोलेंगे t बराबर 5 सेकेंड पर। तो इस पे भी त्वरण कितना आएगा बताओ? 2 ही आएगा। कारण क्या है कि ये जो त्वरण का फॉर्मूला है इसमें t उपस्थित नहीं है। अगर यहाँ t होता तो t की जगह क्या लिखते? 5। अगर इसमें मान लो यहाँ होता t ऐसे, तो t की जगह क्या लिखते? बताओ 5। लेकिन यहाँ t है ही नहीं तो लिखेगा नहीं, लिखेंगे। तो मतलब त्वरण कितना रहेगा बताओ? 2 ही रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस कण का 5 सेकेंड बाद विस्थापन 25, वेग 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और त्वरण कितना हो गया? वेग 8 मीटर पर सेकेंड और त्वरण हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व करते हैं, है ना। एक और लेते हैं इसी टाइप का, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो एक और लेते हैं अपन इसी टाइप का। ठीक है, करें एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो समझना नेक्स्ट। यदि किसी कण का विस्थापन x बराबर t क्यूब माइनस 7.5 t स्क्वायर प्लस 18 t प्लस 100 से दिया जाता है। यदि एक कण का विस्थापन x बराबर टी क्यूब माइनस 7.5 टी स्क्वायर प्लस 18 टी प्लस 100 से दिया जाता है ना, तो ज्ञात कीजिए। अब क्या क्या ज्ञात करना है आपको? इसमें कुछ चीजें मैं आपके सामने लिखा हूं, ज्ञात कीजिए। इसमें पहला t बराबर 0 सेकेंड पर कण का विस्थापन ये याद करना है। ठीक, सेकेंड t बराबर 3 सेकेंड पर कण का वेग। थर्ड किस समय पर वेग शून्य होगा? किस समय पर वेग शून्य होगा? चौथा कण का, यहां तो त्वरण लिख देता हूं मैं, और कण का वेग जब त्वरण शून्य हो, त्वरण शून्य हो। ठीक है, और पांचवा ले लेते हैं अपन, कण का
अधिकतम वेग, ठीक है, ये ज्ञात करने हैं अपन को, ठीक है। अवकलन पे आधारित ये तो करें फिर से एक बार और प्रैक्टिस, ऐसे काफी क्वेश्चन होंगे अपनी सारी है सकती अलग अलग पूर्ण होंगे, तो आप फिर से देखें ये कैसे सॉल्व करेंगे। इससे आपको अवकलन के अनुप्रयोग पता चलेंगे कहाँ यूज में होते हैं और कैसे यूज में होते हैं। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या दिया है, कण का विस्थापन दिया जाता है x बराबर t³ माइनस 7.5 t² प्लस 18t और प्लस 100, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब पहला क्या पूछा है, पहला t बराबर 0 पर कण का विस्थापन, तो कण का विस्थापन ये t बराबर 0 पर निकालना है, तो इसमें t की जगह क्या रखेंगे, बताओ 0, तो ये 0 और ये 0 और ये कितना आ गया 100, तो विस्थापन कितना आ गया बताओ 100 मीटर आ गया पहला आंसर, ठीक है। दूसरा देखो t बराबर 3 सेकंड पर कण का त्वरण पूछा है सीधे। अब त्वरण कैसे ज्ञात करें, त्वरण तो विस्थापन तो पता है हमें, त्वरण कैसे निकालेंगे, पहले विस्थापन से वेग, फिर वेग से त्वरण। तो देखो पहले वेग निकालें, तो वेग का फॉर्मूला क्या होगा, v बराबर dx अपॉन dt, तो x का मान रख देंगे यहाँ पे d/dt, ऐसे x का मान क्या रखेंगे t³ माइनस 7.5t और प्लस 18t प्लस 100। हल करें आप तो वेग कितना आ गया बताओ, डायरेक्ट अवकलन करते हैं, t की घात 3 का अवकलन करो तो n x की घात n माइनस 1, ये तो होता है n x की घात n माइनस 1, तो कितना आएगा 3t², t³ का अवकलन किया 3t² माइनस 7.5t², तो 7.5 तो नियत राशि है बाहर रहेगी, और t² का अवकलन करेंगे t² का, तो 2t की घात 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 2t, तो गुणा करेंगे तो कितना हो गया 15t, ये ऐसे लिख लो 7.5 गुणा 2t, फिर 18t का करें, 18 नियत राशि, 18 को बाहर रख लेंगे तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1, और फिर 100 का करेंगे तो 100 का अवकलन कितना आ जाएगा 0। अब हल करो इसको, तो v कितना आ गया, वेग 3t² माइनस 15t और प्लस 18 आ गया, ये आपके पास हो गया वेग, समीकरण नंबर 2, वो है ये समीकरण नंबर 2, वेग हो गया आपके पास। अब निकालते हैं त्वरण, हमें तो त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण, तो त्वरण के लिए फॉर्मूला बताओ, त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर dv अपॉन dt, ये होता है वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, तो वेग को रखेंगे आप यहाँ, तो d/dt वेग का मान रखा 3t² माइनस 15t प्लस 18, अवकलन करेंगे आप इसका, डायरेक्ट करेंगे, देखो 3 नियत राशि है, 3 को बाहर रख लेंगे, t² का अवकलन हो जाएगा 2t, अभी क्या है t² का अवकलन कितना होता है बताओ 2t, फिर 15 नियत राशि, 15 को बाहर रखेंगे और t का t के साथ एक अवकलन हो जाएगा 1, और 18 नियत राशि इसका अवकलन हो जाएगा 0, तो त्वरण कितना आ गया बताओ 30 माइनस 15 है, बोलो, तो ये हो गया आपके पास त्वरण। हमें क्या ज्ञात करना था दूसरे सवाल में, t बराबर 3 सेकंड पर त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला ये आ गया, इसमें क्या रख देंगे t बराबर 3 सेकंड पर, तो a बराबर 6 गुणा 3 माइनस 15, कितना त्वरण आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 18 माइनस 15 कितना हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ आया। तो ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया अपन ने अभी तक, अब थर्ड करेंगे, तो थर्ड देखो आप, थर्ड है किस समय पर वेग शून्य होगा, किस समय पर वेग शून्य होगा, ये अलग आया थोड़ा सा, देखें इसको, समय ज्ञात करना है जब वेग क्या हो शून्य हो, तो आपको दिया है, क्या दिया है कि वेग क्या होना चाहिए बताओ शून्य, ये तो दिया है,
वेग क्या होना चाहिए बताओ? शून्य। किस समय पर वेग शून्य होगा? तो वेग क्या होना चाहिए बताओ? शून्य होना चाहिए। तो वेग को शून्य कर दें आप, तो 3t² माइनस 15t प्लस 18, ये तो है वेग। वेग की जगह क्या लिख देंगे? 3t² माइनस 15t प्लस 18 और बराबर में क्या होना चाहिए? सही है। तो 3 ऐसे ही t² माइनस 5t प्लस 6, 3 कॉमन ले लिया ना इसमें, 3 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 5t और यहाँ क्या बचेगा? 6 बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे, इसके नीचे ये दब के बढ़ जाएगा, 0 रह जाएगा, ठीक है। और इस ये रह गया t² माइनस 5t प्लस 6 बराबर 0। इसके गुणनखंड कर सकते हैं अपन, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने घटाने 5 आ जाए। आप कर लेना, 10वीं क्लास में खूब सीखा है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। t माइनस 2 और t माइनस 3 हो गए। अब देखो t का मान क्या आ गया? t बराबर 2 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड। तो आपसे ये जो पूछा था कि कण का वेग शून्य कब होगा, किस समय पर कण का वेग क्या होगा? तो कब शून्य होगा? कण जब चलना प्रारंभ करेगा, तो चलते हुए जब 2 सेकंड पूरे कर लेगा तो 2 सेकंड के बाद उसका वेग शून्य हो जाएगा, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर 3 सेकंड पे शून्य हो जाएगा और फिर वापस आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो समय पता लग गया है किस समय पर शून्य होगा। आगे बोला है कण का वेग जब त्वरण शून्य हो। सवाल को समझे, आपको क्या ज्ञात करना है? कण का वेग ज्ञात करना है कब? जब त्वरण शून्य हो। तो पहले तो ये पता लगाएं कि त्वरण शून्य कब है, किस समय पर है। तो ये अपन यही से उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चौथा देखो, आपको दिया है, क्या दिया है? त्वरण शून्य होना चाहिए। ये तो बोला है कण का वेग जब त्वरण शून्य हो, तो दिया है त्वरण शून्य। तो त्वरण को शून्य करो, त्वरण का फॉर्मूला क्या है? 6t माइनस 5, तो 6t माइनस 15। तो बताओ इसके बराबर 0 रख देंगे तो t पता लग जाएगा, t 6t बराबर 15। तो t कितना आ गया होगा? 15/6, 3 से काटो कितना आएगा? ये 3/15 और 3 दूनी 6, तो t बराबर 5/2 सेकंड या 2.5 सेकंड आया है। तो बताओ जब त्वरण शून्य हो तब वेग ज्ञात करना है। तो बताओ त्वरण शून्य कब होगा? त्वरण शून्य कब होगा? जब समय 5/2 सेकंड हो या 2.5 सेकंड हो, तब त्वरण क्या रहेगा? शून्य। अब सवाल को समझना है, सवाल में क्या बोला है? कण का वेग जब त्वरण शून्य हो, मतलब त्वरण शून्य कब है? 2.5 सेकंड पे। तो उसी समय पे क्या ज्ञात करना है? कण का वेग। क्लियर है? जब त्वरण शून्य है तब वेग ज्ञात करना है। तो त्वरण शून्य कब है? 2.5 सेकंड पे। तो फिर कण का वेग कब ज्ञात करना है? 2.5 सेकंड पे। तो अतः वेग निकाले आप, t बराबर 5/2 सेकंड पर वेग ज्ञात करेंगे। तो कितना आएगा वेग? वेग का फॉर्मूला लिख लो, v बराबर क्या था? 3t² माइनस 15t और प्लस 18। अब इसमें t की जगह क्या रखते हैं? 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर माइनस 15 गुणा 5/2 और प्लस का कितना आ जाएगा? 18। तो v कितना आ गया बताओ? ये हो गया 25/4, 3 से गुणा किया तो 75/4 माइनस 15 5 75/2 और प्लस 18। लघुत्तम लेना जानते हैं हम सभी, तो ये आ जाएगा 75। 2 का भाग दिया 2 बार, 2 से इसको गुणा किया तो 150। 1 मान लिया, 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 से इसको गुणा किया तो 72। सॉल्व करें, 75 और 72 कितने हो गए? 147। 147 में 150 गया तो -3/4 मीटर पर सेकंड। तो जब कण का त्वरण शून्य है तब कण का वेग कितना होगा? -3/4 या 0.75 मीटर पर सेकंड। 3 में 4 का भाग लगाओ तो कितना आएगा?
0.75 मीटर पर सेकंड। माइनस चिन्ह क्या बताता है? विपरीत दिशा को, जैसे प्लस का चिन्ह है मतलब कण आगे जा रहा है और माइनस का चिन्ह है तो मतलब वो मुड़ के पीछे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। लास्ट लेते हैं अपन कण का अधिकतम वेग, मतलब पूरी गति के दौरान कण का सबसे ज्यादा वेग क्या हो सकता है। ठीक है, तो कण का अधिकतम वेग क्या होगा? अधिकतम वेग कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए अवकलन वेग मैंने लास्ट में पढ़ाया था, उच्चतम और निम्नतम, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, है ना, अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना। तो उसके लिए मैंने 5-6 स्टेप लिखाए थे, वो स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप क्या है? वेग ज्ञात करना है, अधिकतम वेग। तो पहला स्टेप देखो क्या लेते हैं अपन। पहला स्टेप है वेग, जो कि आपको दे रखा है। वेग लिखेंगे, वेग का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो वेग लिखेंगे, वेग कितना दिया हुआ है? 3t² माइनस 15t प्लस 18। ये लिखिए। अधिकतम और न्यूनतम कैसे ज्ञात करते हैं? चाहो तो आप इसको थोड़ी देर के लिए y से व्यक्त कर लो, जैसे y बराबर कुछ दिया है ऐसे तो लिखा है ना। फिर अगली स्टेप में क्या करते हैं? इसका एक बार अवकलन करते हैं। अगली स्टेप में क्या बताया था? इसका एक बार अवकलन करो। वहां x के सापेक्ष बताया था, लेकिन यहाँ t पे निर्भर करता है, तो किसके सापेक्ष करना पड़ेगा? t के सापेक्ष। तो इसका एक बार अवकलन करो दूसरी स्टेप में। ये तो समीकरण है ही अपना ध्रुवीय। क्वेश्चन नंबर 5 हल कर दो। एक बार अवकलन करो dv बटे dt, कर दिए। तो dv बटे dt अवकलन किया था अपन ने, इसका याद करो, इसका अवकलन किया था dv बटे dt। कितना आया था? 6t माइनस 15। यहाँ लिख दिया 6t माइनस 15। ये दूसरी स्टेप फॉलो कर लिया। फिर तीसरी स्टेप में क्या बोला था कि dv बटे dt बराबर क्या रखो? 0। इसके बराबर क्या रखते हैं बताओ? तो अपन रखेंगे वहां dv बटे dt बराबर 0। उच्चतम निम्नतम में ये पढ़ाया था। तो इसका मान कितना है? 6t माइनस 15 बराबर 0। हल करेंगे तो t का मान कितना आ जाएगा? 5/2 सेकंड। तो आगे फिर तीसरी स्टेप में जाएंगे। तीसरी स्टेप में क्या बोला था? इसका एक बार और अवकलन करो। द्वितीय क्रम के अवकलन बताए, 2 बार लगातार अवकलन करो। इसका एक बार और करो। तो देखो dv बटे dt का मान तो हमको पता है, कितना है बताओ? 6t माइनस, ये ठीक है। अब इसका एक बार और अवकलन करें, तो इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं? d2v/dt²। क्या लिखते हैं? समझ ना, एक बार और कर रहे हैं t के सापेक्ष। देखो कैसे, ऐसे तो करते हैं t के सापेक्ष अवकलन। किसका करना है? dv बटे dt। ऐसे तो करेंगे dv बटे dt का t के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ करेंगे। इधर भी करो 6t माइनस 15। फिर इसको क्या लिख देते हैं? d2v/dt²। ठीक है, और बराबर इसका अवकलन कर दो। 6 तो नियत राशि है, t का अवकलन हो जाएगा 1 और 15 नियत राशि इसका होगा। फिर d2v बटे dt²। ये कितना आ गया बताओ? 6 आगे। और फिर मैंने बताया था, अगर ये जो है ना, ये वाला मान, अगर ये वाला मान 0 से बड़ा आ जाए, अगर ये वाला मान 0 से बड़ा आ जाए तो फलन निम्नतम होगा, और 0 से छोटा है तो उच्चतम होगा। तो अभी ये जो 6 आया है, 6, ये 6 क्या है? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है तो ये फलन क्या होगा? निम्नतम होगा। t बराबर 5/2 सेकंड पर क्या होगा बताओ? निम्नतम होगा। तो इसका मतलब निम्नतम मान विद्यमान है, लेकिन उच्चतम मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हमने चेक किया t बराबर 5/2 सेकंड पर हमने हल किया, इसका मान आ गया 0 से बड़ा। और अगर ये 0 से बड़ा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि फलन निम्नतम होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? कण का अधिकतम वेग, अधिकतम मान पूछा है। तो अधिकतम मान हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फलन है जिसका केवल निम्नतम मान विद्यमान है। अधिकतम मान हो सकता है अनंत की तरफ जा रहा हो, निश्चित नहीं हो। तो अधिकतम मान इसका विद्यमान नहीं है, तो आंसर क्या रखेंगे कि निम्नतम
ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अगर मान लो कि उसने अधिकतम की जगह पूछा होता है कि न्यूनतम मान ज्ञात करो, ऐसा मान लो अधिकतम की जगह क्या पूछा होगा, न्यूनतम मान ज्ञात करो, न्यूनतम। तो न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने चेक कर लिया ये न्यूनतम होगा, समझ रहे हो ना, जब ये 0 से बड़ा है तो फलन क्या होता है, न्यूनतम। तो किस समय पर न्यूनतम होगा, 5/2 पर। कण का वेग न्यूनतम कब होगा, जब समय कितना हो, 5/2। तो न्यूनतम वेग कैसे ज्ञात करें, इस समय को याद रखें, इस समय पर ही तो होगा न्यूनतम। तो इस समय को याद रखेंगे, t की जगह क्या रखते हैं, 5/2 इसमें। तो जब t की जगह 5/2 रखे तो यहाँ रखा था अपन ने, कहीं याद करो, ये रख, क्या आंसर आया, तो 5/2 याद रखो तो -3/4 ही आएगा, और यही क्या कहलाएगा, फलन का निम्नतम मान। ठीक है, तो कण का न्यूनतम वेग कितना हो सकता है, इतना हो सकता है। कण का अधिकतम वेग कितना हो सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिकतम मान विद्यमान नहीं है, मतलब लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे माना जाता है। बाकी 4 क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, ऐसे आगे रिपीट होंगे कई बार, ये थोड़ा अलग था, मैंने हाथ में बोला, आया समझ में। अवकलन के अनुप्रयोग एक समाकलन का और कर लेते हैं, या कल करेंगे, अब टाइम हो गया।